मित्रों, आप सभी का स्वागत है देवप्रयागम आईएएस में, डीपीआईएस में। यूपी पीसीएस 2024 देने जा रहे आप सभी भावी प्रशासनिक अधिकारियों को देवप्रयागम आईएएस परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी मंगल कामनाएं। मित्रों, आज आपके साथ एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे और इस चर्चा में दिए गए और अपनाई गई रणनीति को अगर आप अपना लेते हैं तो आप प्री क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि आप बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब आपको अंतिम समय में क्या करना है उसको फॉलो करना है। इसलिए पूरी क्लास को देखिएगा और इस रणनीति को फॉलो कीजिएगा, कहीं ऐसी गलती ना होने पाए, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको क्या करेगी, आपको फिर से एक साल पीछे ले जाएगी और फिर आप अगले पीसीएस का इंतजार करेंगे। इसलिए इस पीसीएस में अगर आपकी अच्छी से तैयारी हो चुकी है तो आप इस रणनीति को जरूर फॉलो कीजिए। आते हैं आपके साथ चर्चा करते हैं, और चर्चा करने से पहले बता देते हैं कि आप सभी असीमित ऊर्जा के भंडार हैं और इस समय का कॉन्फिडेंस बनाए रखना आपके लिए नितांत आवश्यक है। इसलिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप अपनी परीक्षा केंद्र पर जाइए और वहां पर अपने प्रश्न पत्रों को कैसे हल करें, आते हैं चर्चा करते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि जब आप परीक्षा हाल से निकलते हैं तो ढेर सारी गलतियां हो जाती हैं। आपको दोनों पेपर पर ध्यान देना है, जीएस और सीसेट। कोई पेपर आपका हल्का ना रहने पाए। आपको टारगेट का रखना है। टारगेट कितना रखते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे दोनों पेपर में, जो है जीएस में भी और सीसेट में भी। ये आपको ध्यान रखना है। यूपी पीसीएस 2024 में अच्छी खासी सीटें हैं, इसलिए कोई टेंशन मत लीजिएगा। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप जाइए। सीटें इतनी हैं कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे। जितना पढ़ना था उतना आप पढ़ लिए हैं। अंतिम समय में आपको केवल अब करंट अफेयर्स देखना है। बाकी सब्जेक्ट का ज्ञान जितना हो चुका है उससे बाहर कुछ नहीं बढ़ेगा। हाँ, रिवीजन थोड़ा बहुत कर लेंगे तो जो चीज़ें भूली हैं वो याद आ जाएंगी। तो अब आपको ध्यान का रखना है। देखिए, आपको ध्यान सबसे पहले तो ये रखना है कि जीएस का पेपर, सबसे पहले तो आप ये जाने कि आपको 8 बजे अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना है। इसलिए कोई रिस्क मत लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में परीक्षा हो रही है, इसलिए आप परीक्षा केंद्र पर कोई लेट लतीफी मत कीजिएगा, कोई रिस्क मत लीजिएगा। 8 बजे 8:15 तक, 8:15 बजे तक आप जरूर परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाइए। मतलब आपको पहले पहुंच जाना है और आप अपनी एक फोटो लेते जाइएगा, अपना आईडी प्रूफ लेते जाइएगा। ये सारी चीजें आप लेकर के जरूर जाइएगा। और क्योंकि वहां पर जो आपकी जो जांच होगी वो एक कड़ी जांच होगी सारे परीक्षा केंद्रों पर, तो आप इस चीज को जरूर फॉलो कीजिएगा। टाइम, सबसे पहले टाइम से आपको पहुंचना चाहिए। टाइम से पहुंचे रहेंगे तो एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस आपके अंदर बढ़ा रहेगा। आप पहली बात तो ये कीजिएगा, टाइम से आप पहुंच चुके हैं। उसके बाद परीक्षा केंद्र में आप जाएंगे। अब वहां पर जब आपको पेपर मिलेगा, जीएस का पेपर, आप पहले फुलफिल कर देंगे। उसके बाद फिर आप जैसे ही आपको पेपर मिलेगा, पेपर मिलने के साथ ही आप सबसे पहले कीजिए कि आप सभी 150 प्रश्नों तक जरूर पहुंच जाएं। कभी कभी क्या होता है कि आपके पेपर छूट जाते हैं, आपके प्रश्न छूट जाते हैं। तो पहला तो आपका टारगेट ये रहना चाहिए कि अगले 30 मिनट में आप सभी 150 प्रश्नों तक अपनी पहुंच जरूर बना लें। आप सभी प्रश्नों तक पहुंच जाएं और पहले राउंड के उसमें आप जितने आपके कॉन्फिडेंशियल प्रश्न हैं, जो 100% वाले हैं, और ऐसे लगभग अगर आपकी ठीक ठाक तैयारी है तो ऐसे लगभग आपके मान करके चलिए कि 50 प्लस प्रश्न ऐसे होंगे जो आप पहली नजर में ही देख लें कि ये हो चुका है, तो उनको आप जो हल करते हुए चले जाएं। पहले आधे घंटे की रणनीति आपकी होनी है कि 30 मिनट में कम से कम आप 50 से 60 प्रश्न आप हल कर लें और सभी 150 प्रश्नों पर आप पहुंच जाएं। ये आपकी स्ट्रेटेजी जरूर फॉलो कीजिए। सेकंड राउंड में आप दूसरे पर चलिए और फिर आप देखिए कि जो प्रश्न आपके नहीं आए हैं उसको आपने टिक लगा दिया है। अब आप सेकंड राउंड में आइए। सेकंड राउंड में आपको ध्यान रखना है कि हाँ, आप जो है प्रश्नों को जो हल कर रहे हैं उसमें कॉन्फिडेंशियल तरीका रहना चाहिए और किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बिना कंफ्यूजन वाले जो प्रश्न होंगे उनको आप फॉलो कीजिए। लगभग मान करके चलिए कि हमें लगता है कि अगर ठीक सा तैयारी तो सेकंड राउंड में आप जो है 20-25 प्रश्न तक ऐसे पहुंच जाएंगे। यहां पर भी आपको लगभग आधे घंटे का समय देना है। इस एक घंटे में लगभग आप 80 क्वेश्चन और लगभग आप 90 क्वेश्चन पर आप पहुंच जाएंगे। अब आप जो है अपने अगले थर्ड राउंड पर आइए, जहां आपको क्या करना है, जल्दी से आपको बचे हुए प्रश्नों को हल करना है, क्योंकि आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं। सभी 150 प्रश्न आपकी नजर के सामने से अच्छे से गुजर जाने चाहिए। अटेम्प्ट आपको कितने करने, 110 से 15 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपका कॉन्फिडेंस अलाउ कर रहा है तभी आप आगे बढ़िए, अन्यथा आगे मत बढ़िए।
नहीं तो आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए खतरा हो जाएगा। 115 से 120 प्रश्नों को आप अटेम्प्ट कीजिए, ये बहुत रहेंगे, क्योंकि कट पिट जाएँगे, माइनस मार्किंग है आपके साथ, माइनस मार्किंग में कटे हुए प्रश्नों को अगर सब आप देख लेंगे, तो आप आ जाएँगे 90 से 100 के बीच में। आपका रेशियो कितना होना चाहिए? एक्यूरेट रेशियो आपका 90 से 100 के बीच में होना चाहिए। आप 90 को क्रॉस कर रहे हैं, तो उसी दिन से आप मुख्य परीक्षा 2024 की आप तैयारी शुरू कर देंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। हाँ, और दूसरी चीज़ है, सरल प्रश्न आपसे गलत नहीं होने चाहिए। सरल प्रश्न गलत हो गया, तो ध्यान दीजिए, जितने भी सरल प्रश्न आए उनको बहुत कॉन्फिडेंस के साथ देखिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं कुछ इसमें गलत चीज़ें हैं। जब सरल प्रश्न आपके गलत होने लगते हैं, तो आप फाइट से बाहर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके जितने प्रतिस्पर्धी हैं, वो सब सरल प्रश्न को नहीं गलत होने दिए हैं। हाँ, जो बहुत कठिन प्रश्न सबका गलत होता है, दिमाग में रखे रहिएगा। जो बहुत कठिन प्रश्न वो सबका गलत होता है। तो मान लिया किसी का तुक्के में सही हो गया, वैसे कोई रिस्क नहीं लेगा, तो कठिन प्रश्न है, आपका भी है, लेकिन सरल प्रश्न मत गलत होने दीजिएगा, इसको कसम खा लीजिए, शपथ ले लीजिए, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, 2023 के प्रश्न पत्र से आपने देखा था कथन कारण का पैटर्न बदल गया है, और 2023, 22, 23 में जो कई लोगों ने कथन कारण के प्रश्न जो है लोगों ने गलत कर दिए थे, इसलिए कथन कारण के प्रश्नों को देखिएगा, उसका पैटर्न बदल चुका, तलवार की धार है वो। कथन ये है, कारण ये है। अब उसमें पहले क्या होता था, आप सादा आप जो ABCD जो आपके दे रहे थे कि ए सही है, आर गलत है, नहीं ए सही है, बी सही है, और दोनों एक ही व्याख्या करता है। अब इसको डी पर कर दिए हैं, कभी सी पर कर दिए हैं, तो चारों पैटर्न बदल गया है। इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, कथन कारण वाले प्रश्न को जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि पिछले सालों में कई लोगों के और अच्छे अच्छे जो इंटरव्यू दिए थे, वो लोग प्रीलिम्स के फाइट से बाहर हो गए। तो आप सोच लीजिए, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कथन कारण के प्रश्नों को आपको ध्यान देना है। फिर आप ध्यान रखिए कि ये आंकड़ा आपका 110 से 120 के बीच होना चाहिए। कथन कारण के प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए। अगर रिस्क है तो छोड़ दीजिएगा, रिस्क मत लीजिएगा, लेकिन सोच समझ करके उसका आंसर भरिएगा, उसका दीजिएगा। सरल प्रश्न बिल्कुल गलत नहीं, मानवीय भूल आप बचा लेंगे, कम से कम आपके 4 से 5 प्रश्न गलत हो जाएंगे। फिर आपको गोला काला करना है। आप 1-2 प्रश्न तो आप गोला काला करने में आप चाहे उसको रेजर से मिटाइए, चाहे आप व्हाइटनर लगाइए, वो आपका गया तो गया, वो फिर नहीं चेक होगा। इसके ध्यान में मत रहिएगा कि आप कुछ लोग ब्लेड लेते हैं, उसको खुरचना शुरू कर देते हैं, उसको काट डालते हैं, उसको कुछ लोग व्हाइटनर लगाते हैं। नहीं, नहीं, ये सब मत कीजिएगा। हालांकि इस बार तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको कुछ लेकर जाने की अनुमति ही नहीं है, रेजर फेजर और ये सब कुछ रहेगा ही नहीं, तो कुछ मत कीजिएगा। इसलिए गोला काला करने में भी अगला जो 45 मिनट है, अगले 45 मिनट पर मतलब आपका पूरा टारगेट जो होना चाहिए, 1 घंटे 15 मिनट में आपका पूरा पेपर हल हो जाए। अगले 45 मिनट में आप गोला काला करेंगे, अच्छे से काला करेंगे, इसे ध्यान रखिएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आपके जितने प्रश्न होते जाएं, आप एक साथ साथ जो है फॉलो करते रहिए, गोला काला करते रहिए। उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है, तो दोनों तरीका आपका है, आप जिसको देखें, लेकिन बस ध्यान रखिएगा गोला काला करने में वहां पर भी बड़ी मानवीय भूल होती है, उसको बचाइएगा। तो आप समझ लीजिए कि आपके 5 प्रश्न आपके सही हो जाएंगे, और आपका रुकता कितने से सिलेक्शन है, मुश्किल से कभी 1 प्रश्न से रुक गया, कभी 2 प्रश्न से रुक गया, जो फाइट में है। वैसे तो 5 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, 5 साढ़े 4 लोग, लगभग 4.5 लाख लोग बैठेंगे। फाइट आपका केवल 50,000 लोगों में है, ये ध्यान रखिए, केवल 50,000 लोगों में फाइट है। बाकी 4.5 लाख लोग केवल एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। तो 4.5 1 लाख मान लीजिए, 50,000 से 1 लाख के बीच आपकी फाइट होती है। बाकी सब लोग फार्म भरे हैं, सबको एग्जाम देना है, गांव से लेकर शहर तक और दूर दराज क्षेत्रों तक लोग जाते हैं। लेकिन आपकी फाइट केवल 50,000 से 1 लाख के बीच में है, इसे ध्यान रखिएगा। उनके बीच में आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये होगा। सीसेट में भी, सीसेट आपका क्वालिफाई है, सीसेट अगर डिस्क्वालीफाई हो गए तो आप बाहर हो जाएंगे। सीसेट पर भी ध्यान दीजिए। सीसेट पर आपको सारे प्रश्नों पर आप बहुत ज्यादा नहीं आगे उड़ना है। आप उड़िए तो आप पहुंचे 70-75 तक आप पहुंच जाइए। आप देखिए कौन सा पोर्शन आपका अच्छा है। हिंदी का पोर्शन अच्छा है, या आपके अंतर व्यक्ति कौशल आपके अच्छे हैं, या आपके संप्रेषण कौशल अच्छे हैं, या आपका अंग्रेजी पर कमांड है, आपका मैथ और रीजनिंग पर कमांड है। ठीक है, तो आपका कौन सा पोर्शन अच्छा है, उस पोर्शन को आप पहले टच कीजिए। अगर आपके हिंदी व्याकरण आपके अच्छे हैं तो आप व्याकरण को पहले, हिंदी व्याकरण को देख लीजिए। जो पोर्शन आपका अच्छा उसको आप पहले टच करके और उसको आप कॉन्फिडेंस हो जाइए। अंतर व्यक्ति कौशल, संप्रेषण कौशल, इंटरपर्सनल, इसको आप देख लीजिए। ये आपका एक कॉन्फिडेंशियल तरीका हो सकता है। सीसेट में भी आपको ध्यान रखना है कि आपके 40 प्रश्न सही होने चाहिए। जब 40 प्रश्न आपके सही होंगे तो जब कमीशन की जब आंसर की आती है तो उसमें भी 4-6 क्वेश्चन आके पीछे हो जाते हैं, तो वहां पर होगा तो कुल मिलाकर के आप क्वालिफाई हो जाएंगे। इसलिए आंकड़ा आपको रखना है 50 से 70 के बीच में। अगर 100% वाले क्वेश्चन आपके 50 हो गए तो आप छोड़ दीजिए, 50-55 हो गए तो छोड़ दीजिए, रिस्क मत लीजिए। लेकिन अगर कॉन्फिडेंशियल
आपके बढ़ रहे हैं तो ठीक है, आप थोड़ा बढ़े, ज़्यादा मत बढ़ाइएगा, पता लगे आप 100 के 100 आप करने लगे हैं, नहीं कोई फायदा ही नहीं है। इसलिए आप ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा सी सेट में। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि आपको 40 से 45 प्रश्न आपको चाहिए, इतना सही होना चाहिए, और तो आप जानते हैं 33% आपका क्वालिफाई है। लेकिन आयोग के कुछ प्रश्नों के साथ आपकी मिसमैचिंग हो जाती है, इसलिए आपका आंकड़ा 40 होना चाहिए, 40 से 45 होना चाहिए। तो ये आपका, ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, ये सावधानी जरूर बनाए रखिएगा। यही सावधानी आपको क्या करेगी, आपको क्वालिफाई करेगी। दूसरी चीज, हर कोई परीक्षा है, हर कोई घबराता है, आप भी घबराए हुए, डरे हुए हैं, मत डरिए। आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ भूल गया, कुछ नहीं भूला है, जैसे ही आप देखेंगे ना सब याद आ जाएगा। इसलिए सब पढ़े हैं, आप ये बनाए रखिए मैंने तो सब कुछ पढ़ लिया, साल भर किए क्या है साहब, हाँ भले आंदोलन चलता रहा, सब कुछ चलता रहा, लेकिन फिर भी आपने पढ़ा है, इसलिए ये आना स्वाभाविक है। रण क्षेत्र में कोई भी जो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जाता है कि हम जाएंगे और अभी विजय करके चले आएंगे, वो पिछड़ जाता है वहां। इसलिए उतना नहीं, थोड़ा बहुत सबको डर लगता है, आपको भी डर है, तो इसलिए डरिए नहीं। आप कॉन्फिडेंस के साथ, इस कॉन्फिडेंस के साथ जाइए कि आपने जितना पढ़ा उसी में से ही आएगा। ज्योग्राफी आपका तैयार है, आपका पॉलिटी तैयार है, आपका हिस्ट्री तैयार है, कहाँ से पूछा जाएगा, ये मन अपने अंदर बनाइए, कहाँ से पूछेंगे। आपने सब घटनाचक्र रिवाइज कर लिया, सारे प्रश्न रिवाइज कर लिए, सारे पेपर रिवाइज कर लिए हैं, करंट अफेयर्स आप पढ़ते ही चल रहे हैं। ये चीजों को ध्यान रखिएगा, ये कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा। आप कम से कम 10 क्वेश्चन इसी कॉन्फिडेंस से सही हो जाते हैं, और कॉन्फिडेंस डाउन हो गया तो आपके 10 प्रश्न ऐसे गलत हो जाते हैं, जानते हुए प्रश्न गलत हो जाते हैं। इसलिए इनको बचाइएगा मित्रों, एक बहुत बड़ी सलाह है, क्योंकि ये परीक्षा आपके लिए बहुत ही आपके लिए प्रतिष्ठा की बात है। ढेर सारे हमारे मित्र बंधु आंदोलन में थे, उनके लिए भी प्रतिष्ठा की बात है। आप सभी लोग अपने कॉन्फिडेंशियल तरीके से इस पर लग करके और क्वालिफाई होकर के आइए। ठीक, आते हैं फटाफट रिवीजन में। आप करंट अफेयर्स पर इस समय ध्यान दीजिए। आपने सब कुछ देख लिया, पढ़ लिया। खेल समसामयिकी में आप देखें, पेरिस ओलंपिक देख लें जरूर, 33वां पेरिस ओलंपिक आप जानते हैं, इसको जरूर देख लीजिएगा। पदक तालिका देख लीजिएगा, पदक तालिका में भारत जो है 71वें स्थान पर है और 6 पदक पाया हुआ है। पहले पर यूएसए है, दूसरे पर चीन है, तीसरे पर जापान है, चौथे पर ऑस्ट्रेलिया है, 5वें पर फ्रांस है। तो पदक तालिका देख लीजिएगा, यहाँ से एक प्रश्न बिल्कुल 100% आना है, इसको ध्यान रखिएगा। यूएसए 126 पदक के साथ पहले नंबर पर है, चीन जो है 91 पदक के साथ दूसरे नंबर पर है, जापान 45 पदक के साथ तीसरे नंबर पर है, ऑस्ट्रेलिया 53 पदक के साथ चौथे नंबर पर है, फ्रांस जहां पर पेरिस ओलंपिक हुआ है वो 64 पदक के साथ 5वें नंबर पर है, और भारत मात्र 6 पदक के साथ, जिसमें कोई स्वर्ण पदक नहीं है, और कहाँ है, 71वें क्रम पर है। 100% क्वेश्चन आपका आना चाहिए, जो आता रहा है, जब ये होता है ओलंपिक तो आता है क्वेश्चन। ठीक है, सर्वाधिक पदक प्राप्त करने वाले जो खिलाड़ी हैं उनके नाम देख लीजिए। अब भारत का जो है 6 पदक है, टोक्यो ओलंपिक में कितना था भारत, 48वें 48वें स्थान पर था। इस समय जो भारत कितने स्थान पर आ गया है, इस समय भारत आ गया है 71वें स्थान पर आ गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। और वहां पर कुल कितने पदक प्राप्त किया, 7 पदक प्राप्त किया था। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक, और इस बार जो है पूरी तैयारी करने के बाद भारत जो मात्र 6 पदक पर रहा, जिसमें से कोई स्वर्ण पदक नहीं मिला। ठीक है, 1 स्वर्ण था टोक्यो में, 2 रजत था, 4 कांस्य था, यहाँ पर जो है 5 कांस्य है, 1 रजत के साथ कुल 6 पदक प्राप्त किया है। तो ये रहा है सर्वाधिक पदक प्राप्त कौन रहा है, झांग यूफेई रहा चीन का। यही हो सकता है, यही प्रश्न पूछ लिया जाए। झांग यूफेई चीन का रहा, 6 पदक प्राप्त किया है, जिसमें से 5 कांस्य पाया है और 1 रजत पाया है। लेकिन लियोन मार्चेंट जो है 5 पदक, जिसमें सबसे अधिक स्वर्ण पदक किसने प्राप्त किया है, लियोन मार्चेंट प्राप्त किया, फ्रांस का है। यही पूछा सकता है कि टोक्यो आपके पेरिस ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक विजेता कौन रहा है, तो सर्वाधिक स्वर्ण पदक विजेता फ्रांस का पुरुष तैराक लियोन मार्चेंट रहा है, जो 5 पदक के साथ, जिसमें 4 स्वर्ण पदक है और 1 रजत पदक है। टोरी हास्के भी 5 पदक पाया है, जिसमें से 3 स्वर्ण पाया, 2 रजत पाया। अमेरिका का जो है टोरी हास्के महिला एथलीट्स तैराक है, ये जो है कुल 5 पदक प्राप्त किए हैं, जिसमें से 3 स्वर्ण है और 2 रजत है। और ऑस्ट्रेलिया का है मोली अकेलाधन, ये 5 पदक ये भी प्राप्त किया, जिसमें से 3 स्वर्ण है, 1 रजत और 1 कांस्य है। तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रमुख खेल प्रतिस्पर्धा में पुरुष भाला फेंक है, पुरुष भाला फेंक आपसे पूछा जा सकता है, 100% जहां तक है पूछ लिया जाए। और अरशद नदीम पाकिस्तान 92.97 मीटर, ये आपसे पूछा जा सकता है, नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाए हैं। और रजत पदक नीरज चोपड़ा का जो है 89.45 है बनाए हैं, तो यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है।
ठीक है। कांस्य पदक प्राप्त कौन है? एंडरसन पीटर हैं ग्रेनेडा के, 88.5 मीटर बनाए हैं। ये पूछा जा सकता है 100%। मेरा मन कहता है कि जरूर पूछ लिया जाएगा ये, इसलिए जरूर ध्यान दीजिएगा। फिर आपका पुरुष हॉकी में स्वर्ण पदक नीदरलैंड है, रजत पदक जर्मनी है, कांस्य पदक भारत प्राप्त किया, स्पेन को हराया है। ठीक है। सर्वाधिक गोल पुरुष हॉकी टीम भारत ने ही किया था, हरमनप्रीत सिंह ने 10 गोल किया था। ठीक है। भारत अब तक कुल 3 बार कांस्य पदक विजेता रहा है, 1968 में, 1972 में, 2024 में 3 बार कांस्य पदक प्राप्त किया पुरुष हॉकी में। अगला ओलंपिक कहाँ होगा? 2028 में लॉस एंजल्स यूएसए में होगा, और 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा, 35वां होगा। तो ये रहा है आपका, जहां तक है पूरी उम्मीद है पेरिस ओलंपिक से प्रश्न पूछा जाएगा। पेरिस ओलंपिक में भारत क्या स्थिति रही है ये भी देख लीजिए। भारत की क्या स्थिति रही है? 117 खिलाड़ियों का भारी भरकम दल गया था, 16 खेलों की 69 पदक स्पर्धा में शामिल हुए थे। रोहन बोपन्ना सर्वाधिक उम्रदराज खिलाड़ी थे, 44 वर्ष के, और गगन आरंग भारतीय दल के प्रमुख थे। भारतीय ध्वजावाहक उद्घाटन में पीवी सिंधु और शरद कोमल थे। ठीक है। और भारतीय पदक विजेता मनु भाकर सबसे पहला पदक, 10 मीटर एयर पिस्टल कांस्य पदक, महिला निशानेबाज में भारत का पहला कांस्य पदक आया था। ठीक है। 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक मिस्र टीम के साथ इन्होंने सरबजीत के साथ मिलकर के जीता था। इस तरीके से मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय एथलीट ओलंपिक हैं। लास्ट टाइम पर आप इसको जरूर देख लीजिएगा, और ये आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर स्वप्निल कुशाले हैं, 3रा पदक प्राप्त किए हैं। फिर आपका अमन सोहरावत है, 4था कांस्य पदक प्राप्त किए। फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक पदक विजेता हैं। फिर आपके पुरुष हॉकी टीम 5वां कांस्य पदक दिए, और नीरज चोपड़ा रजत पदक पहला, कुल 6ठा पदक प्राप्त किए हैं। ठीक है। भाला फेंक में विनेश फोगाट 50 किलोग्राम कुश्ती महिला में बाहर हो गई, सारा एन हिल्डेब्रांड से इन्होंने ये बाहर हुई थी। ठीक है। ये रहा है। फिर आपका 17वां ग्रीष्म ओलंपिक रहा, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। ये आपके लिए क्या है? रामबाण है। इस रामबाण को फॉलो जरूर कीजिएगा मित्रों, ये आपके साथ सलाह है। तो खेल आपका समय पीएम की विदेश यात्राएं। अच्छा, इसके अलावा फिर आप लॉन टेनिस जरूर देख लीजिएगा। 9वां आईसीसी पुरुष टी फुटबॉल पुरुष टी क्रिकेट देखिएगा, विश्व कप 2024, इसको जरूर देख लीजिएगा। हो सकता है यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाए। ठीक है। पीएम मोदी की विदेश यात्रा अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री मोदी फरवरी 2024 में अमेरिका की यात्रा किए थे, सॉरी यूएई की यात्रा किए हैं 13-14 फरवरी के बीच, और फिर कतर की यात्रा की है। फरवरी में 2 देशों की यात्रा किए हैं। ठीक है। यूएई की यात्रा किए, कतर की यात्रा की है, 2 देशों की यात्रा किए हैं। और इनका जो यूएई का जो यात्रा था बहुत ही सफल यात्रा रही है, क्योंकि इन्होंने पहले हिंदू मंदिर बोचन स्वामी श्री अक्षरधाम स्वामीनारायण मंदिर का उद्घाटन वहां पर किया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हिंदू मंदिर है जो खाड़ी देशों में इस तरीके से स्थापित किया गया है, इसका उद्घाटन किया था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर इन्होंने जून में यात्रा की, फरवरी के बाद सीधे जून में गए, क्योंकि इधर चुनाव चल रहा था। इटली में ये G7 सम्मेलन में भागीदार होकर के होने के लिए इटली में गए थे। फिर जुलाई में जाते हैं, जुलाई में 2 देशों की यात्रा करते हैं, रूस की यात्रा होती है, ऑस्ट्रिया की यात्रा होती है। फिर अगस्त में पोलैंड की यात्रा करते हैं, यूक्रेन की यात्रा करते हैं। फिर सितंबर में ब्रुनेई की यात्रा करते हैं, सिंगापुर की यात्रा करते हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर अमेरिका की यात्रा करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट रही है। यहां से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है अमेरिका की यात्रा, क्योंकि इसमें क्वाड शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री शामिल हुए थे। क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 में भागीदार हुए थे। यहाँ पर आप जानते हैं क्वाड एक ऐसा जो है समूह है जिसमें 4 देश इसमें शामिल हैं। ठीक है। रूस है। ठीक है। इसमें आप ध्यान रखिएगा, इसमें जो है 4 देशों के जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, इनसे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है। तो आपके जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत, ये 4 देश इसके भागीदार हैं। चारों भागीदार देशों के साथ मैचिंग करके पूछा जा सकता है। ठीक है। तो क्वाड में चारों देश के जो राष्ट्र प्रमुख हैं, शासन प्रमुख हैं, उनको मैच करके प्रश्न पूछा जा सकता है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ठीक है। यहां से पूछा जा सकता है क्या क्या हुआ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हुआ था, क्योंकि अगला कहाँ है, 2025 में भारत में होने वाला है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इसमें कई जो है वार्ताएं हुई हैं, और इसमें भारत द्वारा 4 करोड़ वैक्सीन डोज देने का निर्णय लिया गया है। भारत द्वारा 4 करोड़ की 50 क्वाड छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगा। सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। क्वाड देश समुद्री पहल मैत्री की शुरुआत
का निर्णय लिया गया है जो 2025 में भारत में होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार जरूर देख लीजिएगा। और फिर अमेरिका के साथ जो है समझौता होता है, पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच 22 सितंबर 2024 को बैठक होती है और इसमें समझौता लेते हैं, ड्रोन समझौता होता है। ठीक है, भारत में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करने का समझौता होता है, जो विश्व का पहला मल्टी मटेरियल प्लांट होगा। फिर यूएसए द्वारा भारत को 297 प्राचीन धरोहरों को जो तस्करी करके भारत से बाहर चली गई थी और वहां पकड़ी गई थी, उनको भारत को सौंप दिया गया, जो ईसा पूर्व शताब्दी की है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। ठीक है, आपके पीसीएस के लिए, तो पीसीएस के लिए इसको भी जरूर ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो लास्ट टाइम का है पीएम की विदेश यात्रा हो गई, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो गए, देख लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देख लीजिएगा, पुरस्कार देख लीजिएगा, आपके लिए पुरस्कार भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। मित्रों, यूपीपीसीएस 2024 मुख्य परीक्षा देना है तो इन चीजों को बहुत ही सावधानी पूर्वक पूरी परीक्षा दीजिए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दीजिए, किसी भी प्रकार का कोई तनाव अपने ऊपर मत रखिएगा। तनाव मुक्त होंगे तो आपके 2, 4, 6 प्रश्न जरूर बढ़ जाएंगे। ठीक है, तनाव युक्त होंगे तो आपके 2, 4, 6 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, वही आपको बाहर कर देंगे। इसलिए तनाव मुक्त होकर के परीक्षा हाल में जाइए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। ठंडी का महीना है, इसलिए अपने साथ सभी जो आवश्यक वस्त्र हैं उनको भी पहने रहिए, जिससे कोई दिक्कत न हो पाए। सेंटर पर आप पहले से पहुंच जाएं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, परीक्षा दें और कुछ खा पी करके भी रहें, कॉन्फिडेंस लेवल अपना बनाए रखें। इस तरीके से आप जाएंगे, परीक्षा देंगे तो निश्चित रूप से आप 2024 प्रारंभिक परीक्षा के विजेता होंगे और 2024 की मुख्य परीक्षा में आप पार्टिसिपेट करेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार के आप होंगे भावी प्रशासनिक अधिकारी, क्योंकि बहुत पद है, ये पद आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कोई भी पद आपका छूटना नहीं चाहिए। चलिए, तो इसी के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं, फिर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं हैं, आपको मंगल शुभकामनाएं हैं। आप जाइए यूपीपीसीएस का पेपर दीजिए और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स क्वालिफाई करके आइए। यूपीपीसीएस मेंस की कक्षाएं आपका इंतजार कर रही हैं और यथाशीघ्र आपके लिए सभी परीक्षाओं के लिए, सभी पेपर के लिए साथ और खासकर आपका 5वें 6ठे पेपर के लिए भी कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं, जिसकी जानकारी आपको दी जाएगी। फिलहाल आज आप केवल अभी कॉन्फिडेंस बना करके आप जाइए, रिवीजन जरूर कर लीजिए। इस समय जो अगला आपका शेष दिन है, इसमें केवल आप करंट अफेयर्स का रिवीजन कीजिए। पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी मंगल कामनाएं और आपको उत्तर प्रदेश में 2025 में अधिकारी बनने के लिए अग्रिम शुभकामनाएं।